नमस्कार दर्शकों दोस्तों। एक बंदर ने बताया कि ये 3 काम करने वाले को बंदर का जन्म मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नामक देश में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही नेक और दयालु था। वो ना ही किसी पर जुल्म करता था और ना ही किसी पर जुल्म होने देता था, इसलिए कि राज्य में कोई दुखी नहीं था और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा इतना दयालु था कि इंसान तो इंसान, किसी जानवर पे भी कोई अत्याचार नहीं होने देता था। एक बार की बात, बरसात का मौसम था। राजा अपने मंत्री और नौकरों के साथ जल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद राजा एक रणवीर के स्थान पर पहुंचा और राजा ने वही अपना डेरा जमा लिया। राजा अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल तमाश को साथ ले गया था। जब शाम का समय हुआ तो तरह तरह के पकवान बने। जब खाने का समय हुआ तो शाही बिछौना बिछाए गए। तब राजा ने देखा कि सामने बड़े से पत्थर पर एक बड़ा सांप बंदर बड़े शांत स्वभाव से बैठा है। वो ये सब बड़े शांत रूप से देख रहा था। उसमें मंदिर वाली कोई हरकत नहीं थी और ना ही वो कोई खाने की चीज उठाकर भाग रहा था और ना ही किसी को परेशान कर रहा था। ये सब देखकर राजा ने अपने नौकरों से कहा कि थोड़ा सा भोजन इस बंदर को भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के सामने रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक छोटे से पत्थर पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर वह लिखा हुआ पत्थर राजा को दे दिया। राजा ने देखा कि पत्थर पर लिखा हुआ था कि ऐसे रोटी मैं नहीं खाऊंगा। जैसे बिछौना राजा के लिए लगाया गया है वैसा ही मुझे लगाया जाए, तभी खाना खाऊंगा। ये सब देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदर ना सिर्फ लिख पढ़ सकता है बल्कि इंसानों की भाषा को भी समझ सकता है। राजा को बंदर में दिलचस्पी पैदा होने लगी। राजा ने नौकरों को आदेश दिया बंदर को भी शाही बिछौना बिछाया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया। तब बंदर पत्थर से नीचे उतर कर आया और शाही बिछौना पर बैठकर बड़े सलीके से खाना खाने लगा। राजा बड़ी हैरानी से ये सब देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद घने बादल छाने लगे। नौकरों ने सारा सामान समेटा और ढेर में रख दिया। तब राजा ने नौकरों से कहा कि एक ठाठ का टुकड़ा बंदर के पास रख दो। बारिश में बंदर अपने आप को ढक लेगा। लगता है किसी का ये पालतू बंदर है। जब नौकर टाट लेकर बंदर के पास पहुंची तो बंदर फिर पत्थर पर लिखने लगा और नौकर को पकड़ा दिया। नौकर ने पत्थर का टुकड़ा राजा को दिया। पत्थर पर लिखा था जैसा डेरा राजा के लिए लगाया गया है ऐसा ही मेरे लिए लगाया जाए। अब तो राजा को बंदर में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि ऐसा ही डेरा बंदर को भी लगा दो। जब डेरा लगकर तैयार हो गया तो बंदर उसमें जाकर बैठ गया। दोस्तों, जितने दिनों तक राजा वहां रुका था बंदर राजा की बरी करता रहा। जब राजा अपने महल को लौटने को हुआ तो राजा ने नौकरों से कहा कि बंदर से पूछकर आओ क्या वो हमारे साथ चलेगा। नौकरों ने जब बंदर से पूछा तो बंदर ने लिखकर दिया कि जैसे हाथी पर बैठकर राजा जाएंगे वैसे ही मुझे भी हाथी मंगाया जाए। राजा ने सोचा इस बंदर को अपने साथ ले चलना चाहिए। ऐसा मजेदार जानवर कहाँ मिलेगा। ऐसा पढ़ा लिखा और समझदार बंदर मिलना तो बहुत मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया कि ऐसा ही हाथी लाया जाए और उस पर बैठाकर बंदर को महल ले चली। मित्रों, बड़ी ही शांत शौकत के साथ बंदर महल में पहुंच गया। राजा ने नौकरों से कहा कि इस बंदर को जहां सभी नौकर रहते हैं वही ठहरा दो। बंदर को कागज और कलम दे दिया और कहा अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो इस पर लिखकर बता देना। बंदर ने उस कागज पर लिखा कि मैं वहां नहीं रहूंगा। मुझे राज की तरह महल तैयार किया जाए तभी मैं रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। राजा का एक महल और था। राजा ने बंदर को उसमें रहने का इंतजाम करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें एक बंदर की खातिरदारी करनी पड़ती है और राजा की पत्नी को भी वह बंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। रानी बंदर से बहुत ईर्ष्या करती थी। रानी बार बार राजा से कहती थी कि आप इसे कहां से ले आए हैं, ये बड़ा मनहूस बंदर है, इसे वापस छोड़ आइए। पर राजा रानी की बातों को अनसुना कर देता था। उधर बंदर राजा के दरबार में बैठना शुरू कर देता है। राजा के दरबार में जो भी फरियादी फरियाद लेकर आते थे बंदर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। अगर राजा कोई गलत फैसला देने लगता था तो बंदर राजा द्वारा लिखा हुआ फैसला फाड़ देता था और सही फैसला लिखकर दे देता। शुरू शुरू में तो राजा को बड़ा क्रोध आता था, पर बाद में पता चलता कि बंदर की वजह से वह गलत फैसला देने से बच गया और कई निर्दोष लोगों को सजा नहीं सुनानी पड़ी और दोषियों को सजा मिल गई। बंदर ने कुछ फैसलों में राजा की बड़ी मदद की जो राजा और उसके राज्य के लिए बड़े ही फायदेमंद साबित हुए। अब तो राजा बंदर के पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता था। राजा के सभी दरबारी और मंत्री उस बंदर के आदी हो चुके थे। लेकिन रानी की दुश्मनी बंदर के प्रति बढ़ती चली गई।
एक दिन रानी राजा से बोली कि इस बंदर को आप छोड़कर कहीं क्यों नहीं आते। देखना, ये बंदर एक दिन हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा, इसलिए आप मेरी बात मानिए, इसे कहीं फेंक दीजिए। हमारा कोई बेटा तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गद्दी से हटारिए आपको भी फांसी दे और स्वयं गद्दी पर बैठ जाए। राजा ने अपनी रानी को समझाया, ये कोई साधारण बंदर नहीं मालूम पड़ता, आपने देखा नहीं, इसकी वजह से हमारे राज्य के लिए बहुत फायदा हुआ है। ये बंदर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, मैं इसे कहीं नहीं फेंक पाऊंगा, यही रहेगा। दोस्तों, राजा की एक बेटी भी थी। राजा अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्रेम करता था। वो महल के दूसरे हिस्से में रहती थी। बंदर के चर्चे राजा की बेटी ने भी सुने थे, उसे भी बंदर को देखने की इच्छा हुई। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल की ओर जा रहा था। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बंदर को देखने लगी। बंदर राजकुमारी को देखकर रुक गया और राजकुमारी को घूर कर देखने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल के अंदर भाग गई। उस दिन के बाद बंदर राजकुमारी को देखने लगा। एक बार बंदर छुपके राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने जब बंदर को सामने देखा तो वो डर के मारे राजकुमारी सहम गई। उस दिन के बाद कई दिनों तक बंदर राजकुमारी के कमरे में नहीं गया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो बंदर ने वहां पर फिर आना शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने कागज पर लिखकर राजकुमारी को दिया कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखूंगा। ये सब पढ़कर राजकुमारी बड़ी हैरान हुई, पर वो जानती थी कि यह सभ्य और समझदार बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका डरना स्वाभाविक था। फिर धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म होता चला गया। राजकुमारी को उस बंदर से हमदर्दी सी होने लगी थी। वह सोचती थी कि बेचारा शांत, सभ्य और पढ़ा लिखा भी है। मेरे पिता को इसने कई खतरों से भी बचाया है, इसके हम पर कई उपकार हैं। अगर ईश्वर ने इसे बंदर की शक्ल दी है तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष है। बंदर राजकुमारी के कमरे में थोड़ी देर ठहरा और उसे देखकर चला जाता। धीरे धीरे यह बात रानी के कानों तक पहुंच गई। अब तो रानी ने पूरा महल ही मानो सर पर उठा लिया। रानी बंदर को भला बुरा कहने लगी। रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, देखिए, अब तो हद ही हो गई है। आपका चाहता बंदर आपकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो आप उसे यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो मैं ही जहर खा के मर जाऊंगी। परंतु राजा ने राजकुमारी को बुलवाया और पूछा, बेटी, क्या बंदर तुम्हें तंग करता है? तब राजकुमारी ने सारी बात सच सच बता दी और कहा, पिताजी, पहले तो सच में मुझे बहुत डर लगता था, परंतु अब मुझे बिल्कुल भी उससे डर नहीं लगता है। मुझे तो उस बंदर से हमदर्दी हो गई है। पता नहीं वो कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। अब राजा को भी विश्वास हो गया कि राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है। राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन राजा को यह बात पसंद नहीं आई कि कोई बंदर उसकी लड़की के कमरे में आए जाए। राजा ने बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा बंदर के महल में पहुंचा तो बंदर बगीचे में ठहर रहा था। राजा ने बंदर से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है और तुम्हें बराबर का दर्जा भी दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा नहीं कर सकता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, तुम अपनी हरकत से बाजा जाओ। बंदर दौड़कर महल में गया, एक कागज और कलम उठा लाया और उस पर लिखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सब पढ़कर राजा हक्का बक्का रह गया। वो अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह इस बंदर के साथ कभी नहीं कर सकता। राजा ने कह दिया कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तभी बंदर छत से राजा की कमर से तलवार निकाल लेता है और राजा पर तान दी और दूसरे हाथ से लिखा, अगर तुम अपने जीते जी ये काम नहीं कर सकते तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। जब राजा को अपनी मौत सामने नजर आई तो राजा कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। राजा बेचारा अपने महल में आ गया, सोचने लगा, यह कैसी मुसीबत मैंने पाल ली है। राजा बहुत ही परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। राजा ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह तो जानता था कि रानी ने उसे पहले ही बहुत समझाया था। लेकिन राजा ने यह फैसला कर लिया था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, चाहे उसकी खुद की जान क्यों ना चली जाए। अगली सुबह राजा अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तुम्हें राज्य को कैसे संभालना है? राज्य के कौन कौन कर्मचारी वफादार हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हें यह सब बताने के लिए आया हूँ। अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान ना करे आपको कुछ हो। राजा ने बेटी को समझाया
और बोला, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। वो कहता है, या तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कराओ, नहीं तो मुझे जान से मरना होगा। बंदर बहुत ही चालाक और चालबाज है, मैं आज उसे इनकार कर दूंगा, तो हो सकता है कि वह मुझे उसी वक्त मार डाले। तुम अपनी मां के साथ गुप्त तहखाने में छिप जाना और तब तक बाहर मत आना जब तक कि वह बंदर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी बोली, पिताजी, आपकी जान इतनी सस्ती और फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे ही पिता नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के राजा है। आपकी प्रजा का दुख कौन देखेगा? इसलिए आप बंदर से रिश्ते के लिए हाँक दीजिए। भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अगर मेरे भाग्य में वह बंदर ही लिखा है तो आपके जान देने के बाद भी वह मुझसे शादी करके ही रहेगा। इसलिए पिताजी, हाँ कर दो। राजा अपनी बेटी की बात मान गया, लेकिन उसका दिल अंदर से नहीं दे रहा था। राजा ने मजबूर होकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारी होने लगी। रानी को जब ये बात मालूम हुई तो आसमान सर पर उठा लिया। शादी वाले दिन राजा ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में पहुंच गई। अगले दिन जब राजकुमारी अपने पिता के महल में आई तो बहुत खुश थी। सभी लोग हैरान थे। जब रानी ने अपनी बेटी गले लगाकर रोना चाहा तो राजकुमारी ने समझाया, माँ, आप क्यों फालतू में रो रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार कोई दुख नहीं है। राजा ने देखा कि राजकुमारी के चेहरे की खुशी बता रही है कि राजकुमारी बहुत खुश है। इसी तरह काफी दिन बीत गए। राजा फिर से अपने दरबार में व्यस्त हो गया, लेकिन रानी को चैन नहीं पड़ा। एक दिन रानी ने विचार किया कि मुझे ये रहस्य चाहिए कि हमारी बेटी बंदर साथ इतनी खुश क्यों है। रात का समय हुआ। रोज की तरह राजकुमारी बंदर के साथ अपने कक्ष में चली गई। इधर रानी अपनी बेटी को देखने के लिए सहयोग से उस दिन राजकुमारी के कक्ष के पास जा पहुंची। सहयोग से उस दिन राजकुमारी दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी। रानी ने जब दरवाजे के पास खड़े होकर कमरे के अंदर की आहट ली तो उसमें से उनकी बेटी और पुरुष के बतला की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर रानी की उत्सुकता और बढ़ गई कि देखें आखिर अंदर किस पुरुष के साथ हमारी बेटी बातचीत कर रही है। जब उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर रानी बड़ी हैरान थी। राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान युवक के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। रानी असमंजस में पड़ गई कि हमारी बेटी के साथ ये पुरुष कौन है। फिर उसने नीचे की और देखा तो उसे उसी बंदर की खाल नजर आई। रानी चुपचाप उस खाल को उठाकर चली आई और उसने तुरंत उस खाल को आग में जलने के लिए रख दिया। जैसे ही उस बंदर की खाल आग में जलने लगी, वैसे ही उधर उस राजकुमार का शरीर भी जलने लगा। वो राजकुमार कमरे के अंदर बड़ी तरह चीखने लगा, प्रिय, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ। राजकुमारी ने देखा कि सचमुच उसके पति का शरीर जल रहा है तो वह देखकर घबरा गई। वह एकदम से भागती हुई अपनी माँ के पास पहुंची तो देखा कि उसकी माँ बंदर की खाल को आग में रखकर जला रही थी। राजकुमारी ने झट से अपनी माँ से वो खाल छीनकर पानी में बुझाई और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी कि माँ, तू कैसी माँ है, तुझे अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी गई। यदि मैं उस बंदर के साथ खुश थी तो तुझे क्या पड़ी थी उसकी खाल जलाने की? तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। रानी और राजकुमारी जब लौटकर अपने कक्ष में पहुंची तो देखा कि वहां वह सुंदर युवक था ही नहीं। अब तो राजकुमारी उसके वियोग में बहुत रोई। सोचने लगी कि उसका पति गया तो कहाँ गया। यदि वो जल भी गया था या मर भी गया था तो भी उसको यही होना चाहिए था। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमारी उसके वियोग में दिन रात दुखी रहती थी। पागलों की तरह वह अपने पति को खोजती थी। राजा ने भी चारों दिशाओं में सैनिक भेजकर इस बात का पता करवाया, पर उस बंदर का कहीं कोई अता पता न लगा। धीरे धीरे कई वर्षे बीत गई, लेकिन अभी तक उसके पति का कोई पता नहीं लगा था। एक दिन राजकुमारी उसे ढूंढती ढूंढती जंगल में पहुंच गई। हारी थकी वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। उसी पेड़ पर एक तोता मैना बैठे थे। तोता बोला, हे मैना, आज इस पेड़ के नीचे जो लड़की बैठी है, इस लड़की का पति एक बंदर था जो पड़ोसी देश के राजा का बेटा था। उसका सारा शरीर जल चुका है। राजा ने उसका बहुत इलाज कराया मगर वह ठीक नहीं हो रहा है। अगर कोई इस पेड़ की छाल और पत्ते पीसकर उसके ऊपर 40 दिन तक मरहम लगाए तो वह ठीक हो सकता है। लड़की उन तोता मैना की बात ध्यान से सुन रही थी। उसने तुरंत पेड़ से छाल ली और पत्ते लिए और अपना बेस बदलकर दाढ़ी बूछ लगाकर वैद्य बनकर पूछती हुई उसी राजा के नगर में पहुंच गई। वहां से और राजकुमार से जाकर मिली तो वह अपने पति को देखकर पहचान गई कि यही उसका पति है, किंतु वह राजकुमार उसे नहीं पहचान पाया था क्योंकि वह राजकुमारी एक वैद्य के रूप में थी। राजकुमारी अपने पति को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने राजा से कहा कि वो चिंता ना करें, उसके पास ऐसी दवा है कि वह उसके बेटे को पूरी तरह से ठीक कर देगी।
उसे पूरा भरोसा है कि आपके बेटे को वह बिल्कुल ठीक कर देगा। राजा ने भी उसे इलाज करने की आज्ञा दे दी कि इससे अच्छी क्या बात है। लड़की ने उस राजकुमार को 40 दिन तक एकांत कक्ष में रखा और बड़ी फिक्र के साथ उसके शरीर पर उसी दवाई का लेप लगाती थी। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा। 40 दिन में वो राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके शरीर पर नई खाल बन गई थी। राजकुमार ने इस खुशी में उस वैद्य को अपनी एक अंगूठी उपहार स्वरूप भेंट की। राजा ने भी ऐलान कर दिया कि जिस वैद्य ने उसके बेटे को ठीक किया है वे उसे सम्मान सहित राज दरबार में सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। जिस दिन राजा साहब उसे इनाम देने वाले थे उसी दिन वो लड़की बिना बताए चुपचाप वहां से चली आई। उसने सोचा कि अगर उसका पति उससे प्रेम करता होगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। दोस्तों, राजकुमारी जब घर घर चली आई तो इधर वो राजकुमार को एक दिन याद आया कि उसकी तो कई वर्ष पूर्व एक लड़की से शादी हो चुकी थी और कई वर्षों से वह अपनी पत्नी से नहीं मिला है। चलकर उससे मिलना चाहिए कि वह मुझे याद करती है या भूल गई। पर उसे कहाँ मालूम था कि जिस वैद्य ने उसका इलाज किया था वह वैद्य ही उसकी पत्नी थी। राजकुमार तुरंत अपनी ससुराल में पहुंचा, राजा से मिला और सारी बात बताई कि वो राजकुमार वही बंदर है जिसे आप जंगल से अपने साथ लाए थे और मैंने आपकी बेटी से विवाह किया था। आपकी रानी ने उस बंदर की खाल जला दी थी जिससे उसका सारा शरीर जल गया था। अब वो ठीक हो चुका है और अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। राजा को जब ये सब बातें बताई तो राजा को भी याद आ गया और उसने अपनी बेटी से मिलने की आज्ञा दे दी। राजकुमार अपनी पत्नी से मिला तो राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। उसे अपने कक्ष में बुलाकर ले गई। सारी बातें हुई कि तुम कहाँ चले गए थे। तब राजकुमार ने भी बताया कि उसका शरीर जल गया था इसलिए वह यहाँ से गायब हो गया था। बहुत इलाज कराने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। तब एक वैद्य ने उसे 40 दिन तक एकांत कक्ष में रखा, उसकी दवाई की, उसकी औषधि से ही उसे आराम मिला। आज वह फिर से ठीक हो गया है। उस वैद्य का हम पर बड़ा उपकार है। यदि वो ना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता। हम तो उस वैद्य को बहुत बड़ा इनाम देने वाले थे पर उस वैद्य का पता ही नहीं चला कि वह कौन था और चुपचाप क्यों चला आया। सिर्फ मुझसे उपहार में एक अंगूठी लेकर आया था। राजकुमार की बातें सुनने के बाद राजकुमारी ने वही अंगूठी राजकुमार को दिखाते हुए कहा, क्या जो अंगूठी आपने दी थी क्या वह अंगूठी ये तो नहीं है। अंगूठी देखकर राजकुमार हैरान रह गया कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। तब राजकुमारी ने सारी बात बताई कि तुम्हारा इलाज करने वाली वो वैद्य मैं ही थी। उसने राजकुमार को नकली दाढ़ मूंछ भी दिखाई। ये सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। राजकुमारी ने अपने पति से एक बात पूछी कि आप मुझे ये बताइए कि आप बंदर के शरीर में कैसे आ गए थे। तब राजकुमार बोला, प्रिय बचपन में मैं बड़ा ही नटखट था। एक दिन मैं जंगल में गया तो वहाँ मैंने एक ऋषि को उनकी स्त्री से प्रेम करते हुए देखा। मैंने उनके वस्त्र बाहर रखे हुए थे, उनके वस्त्रों को उठाकर धुने में जला दिया। ये देखकर ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि तूने बंदरों जैसी हरकत की है, तू बंदर हो जा। मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है, तू यदि किसी से अपना विवाह कर ले तो अपनी स्त्री के पास जाकर तू पुरुष बन जाएगा और स्त्री से अलग होने के बाद तू फिर से बंदर हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास आकर मेरे शरीर से बंदर का चोला उतर गया। राजकुमारी ने पूछा कि तुम्हें उन ऋषि ने बंदर होने का हिसाब क्यों दिया, कुछ और भी बना सकते थी। तब राजकुमार ने बताया कि जो मनुष्य अत्यंत नटखट होता है और अपने नटखटपन में ही वैसा अपराध कर डालता है जो क्षमा के योग्य नहीं होता तो उसे बंदर ही बनना पड़ता है। बंदर योनि पानी के और भी कुछ कारण है। कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनके आधार मनुष्य को बंदर की योनि मिलती है। नंबर 1, जिसकी भोग विलास में अधिक आसक्ति होती है, जिसके अंदर सर्व लज्जा नहीं होती, जो खुले में सहवास करता हो या अपना अंग प्रदर्शन करता हो। नंबर 2, जो हमेशा दूसरों से छीन कर खाता हो और सारे जीवन धर्म कर्म से रहित रहा हो। नंबर 3, जो आलसी हो, कामचोर हो, रिश्तों को ना समझता हो, जिसने जीवन भर लूट खसकर ठग कर रिश्वत लेकर अपना पेट भरा हो, वो निश्चित रूप से मरने के बाद बंदर की योनि में जन्म पाता है। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई और वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।